दोस्तों बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। जैसे कि बेटा मैंने पिछले लेक्चर में अरेनियस इक्वेशन पढ़ाया तो उसका डेरिवेशन एंड प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बेसिस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया। बेटा ये बहुत ही बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से पढ़िएगा और ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर में जरूर आता है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट को ये कैसे इफेक्ट करता है, इस चीज को हम बेटा देखेंगे। ठीक है, तो इसको बेटा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट यानी कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम तुरंत एकदम देख रहे हैं अभी कि कैसे ये करेगा। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के ये कैसे इफेक्टिव बना देगा। तो फर्स्ट जैसे इसमें पढ़ना है कंसंट्रेशन, सेकेंड पढ़ना है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का वर्क होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंगे वनली फोटो केमिकल रिएक्शन, तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के उपस्थिति में होंगे। चौथा होता है कि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद क्वांटम यील्ड होता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आपका शायद 5 ही है, क्वांटम यील्ड तक ही है, 5 तक ही है आपका, 5 तक ही। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम सबका डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके मैं फर्स्ट बता रहा हूं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन कहने का सेंस ये होता है कि ये क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ओनली जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ के, यानी कि मैं इसमें लिखवाऊंगा कि इट इज क्लियर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ के। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेटा मैंने बताया था कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट, देन इट इज सेड टू बी, जो ये इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कैटालिस्ट, अब बात आ गया कि सर बताओ कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो बेटा जब ये कैटालिस्ट होता क्या है, तो कैटालिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होंगे तो ये जो पॉजिटिव कैटालिस्ट डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेट इंक्रीज करेगा, यानी कि कहने का मतलब कि कैटालिस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहने का सेंस ये होता है कि ये जो रिएक्शन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस रिएक्शन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कहने का मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है आपका आर, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ये आपका होता है रेट, तो रेट इक्वल टू ये CI हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कहने का सेंस ये होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेट विल बी इंक्रीजेस। तो देखते हैं टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है। जैसे बेटा मैंने बताया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, सपोज, तो यहां पे बेटा हम देखते हैं कि रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट K को कहा जाता है। तो यदि हमारा रेट बढ़ रहा है तो K का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्वांटम
यील्ड इसे 5 से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इसका प्रोडक्ट होता है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं अपॉन नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व, यानी कि ये फोटोन को कितना ऑब्जर्व करता है। तो क्वांटम यील्ड कहने का सेंस होता है कि ये क्वांटम यील्ड इज जो ये क्वांटम यील्ड होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक बेटा आपको इजली समझ में आ गया और मैं आपको समझा ले गया। यहां तक कोई दिक्कत वाली किसी को है तो कोई पूछ सकता है मुझसे, हैव यू एनी डाउट देन यू टेल मी, एंड हैव यू एनी डाउट देन यू आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में है, इसलिए मैंने लिख दिया सीबीएसई। जो कि ये आपका स्टार है, ये आपका पेपर में बनता है, इसलिए मैंने स्टार डाल दिया। ठीक है बेटा, तो यहां से हम क्या करेंगे, 1-1 करके हम सबको अब लिख लिख के बताएंगे कि सर ने जो बोला वो करके दिखाया। नहीं तो भाई करके दिखाएंगे, ऐसे थोड़े होता है। ऐसे तो मेरे लेक्चर किसी लेक्चर में नहीं होता है, जो बोलता हूं वो तो दिखाता ही हूं, इसमें कोई बात वाली प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। अब बोर्ड के बच्चे हैं, मान लो कि मैंने बोल दिया, भाषण तो दे दिया, उसके बाद लिखवाया नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुआ होगा कि वो लिख भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि बेटा मैं सबको आपको बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा और बारी बारी से बताऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। तो जब आपको समझा ले जाऊंगा तो मैं बारी बारी से करके अब एक एक करके लिखने जा रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश समझ में आए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे समझाने के बावजूद खुद से तो अपना लैंग्वेज लिख नहीं पाते हैं, जिसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप बोर्ड के हो तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने आपका लिखा, तो बेटा मैं आपको फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं कंसंट्रेशन, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कोई बता सकता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। यदि ना पता हो तो फिर ये रिपीट हो गया और इसके बारे में मैं डिटेल लिखने जा रहा हूं। इट इज क्लियर फॉर दैट रेट ऑफ reaction is depend upon rate of reaction is depend upon concentration, depend upon concentration except zero order of reaction। जैसे कि मैंने आपको बेटा बताया कि कंसंट्रेशन क्लियर फॉर्म होता है, ये तो पूरा क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यानी कि एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में लिख के बता दे रहा हूं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आप बेटा यहाँ पे लिखते हो कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको मैं हर चीज बता ले जाऊंगा और समझा ले जाऊंगा, सिर्फ बोल के ना जाऊंगा। तो यानी कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका कंसंट्रेशन होता है। यहां से मैंने आपको दिखा दिया, यहां से भी मैंने आपको दिखा दिया और समझा भी ले गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कैटालिस्ट। सिर्फ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ के, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। अब ये कैटालिस्ट में क्या करता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कैटालिस्ट का वर्क ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। जो कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि हमारा बोल है कि यदि पॉजिटिव जो कैटालिस्ट होगा, यदि पॉजिटिव कैटालिस्ट हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंक्रीज करेगा। यदि हमारा निगेटिव कैटालिस्ट इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या करेगा, जब इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसको देखें और मैं इसको लैंग्वेज में लिख के आपको बताने चाह रहा हूं। Since
पॉजिटिव कैटालिस्ट since positive catalyst is decreased, then decrease करेगा, then required, then required activation energy. तो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने पहले ही बताया, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट के एनर्जी बचते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको बेटा मैं आगे बताऊंगा, जब आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ वगैरह डिटेल बताऊंगा। वैसे मैंने डिफिनीशन यहां पे बता दिया कि आपको यहां कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहने का मतलब कि पॉजिटिव कैटालिस्ट जब डिक्रीज करेगा देन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या करेगा कि रेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, अगेन नेगेटिव कैटालिस्ट is increase than required activation energy। देन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो बेटा फिर रेट क्या करेगा, रेट विल बी डिक्रीज। तो सिंपल लैंग्वेज में एक चीज देखा जाए कि जब पॉजिटिव कैटालिस्ट डिक्रीज कर रहा है तो रेट हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिंपल वे में ये हो गया। फिर हमारा बोल रहा है कि यदि हमारा निगेटिव कैटालिस्ट इंक्रीज कर रहा है तो रेट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखने का कोई नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में ये स्टेटमेंट लिख दिया, जो कि आप ये दो वर्ड को देख के पूरा डिस्क्राइब कैटालिस्ट को कर सकते हैं। ये नहीं है कि पूरा रटना है, रटने वाली कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही बोला मैं समझा ले जाऊंगा, रटने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो फिर बेटा एक बार और देख ले इसको। कंसेंट्रेशन कहता है कि इट इज क्लियर फ्रॉम दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ के, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए। यानी कहने का मतलब ये होता है। सेकंड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि सिंस द पॉजिटिव कैटालिस्ट इज डिक्रीज देन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो रेट विल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर बोल रहा है कि अगेन निगेटिव कैटालिस्ट यदि इंक्रीज कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती ही है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बात आती है कि सर आप तो बता दिए कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन हाउ, कैसे? बात यहां पे आ गई कि हाउ कैसे, बोलने को तो बोल दिए लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि बेटा जैसे रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स गिव्स राइज प्रोडक्ट होते हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि आपस में टकराते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा जो रेट होगा वो क्या करेगा कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। जैसे हमारा रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में जाता है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो जैसे जैसे हमारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा डिक्रीज भी करता है इंक्रीज भी करता है, तो वही आपका कैटालिस्ट होता है। तो आप इसको देख लें और इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब जल्दी से नोट कर लें। यहां तक आपका क्लियर हो गया?
हमारा थर्ड जो होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओनली फोटो केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि सर गुरुजी आपने तो लिख दिया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो सर जी ये बताओ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बेटा मैं आपको समझा ले जाऊंगा, मैं एक एक वर्ड समझा ले जाऊंगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कहने का सेंस क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहने का सेंस ये होता है कि दीज रिएक्शन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो रिएक्शन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं, जैसे H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स राइज टू HCl। यदि इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है तो देन ये रिएक्शन नहीं करेगा। इट्स ओके। यहां तक ये नहीं कि सर एक बता दिया दूसरा किसी ने पूछा आता ही नहीं फिर फ्यूज उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्लियरली दोनों बता दिया स्टेटमेंट कि यदि पेपर में आता है कंपटीशन में भी आता है तो फंसने वाला सीन ही नहीं रहता। उसके बाद बात आता है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कि ये ऑब्जर्व ऑफ लाइट होते हैं। तो ऑब्जर्व जो करते हैं तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसका मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसको लिखने जा रहे हैं। दीज रिएक्शन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which is known as photochemical रिएक्शन। अब आपने सर बता दिया कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो सर आप एग्जांपल भी तो बता दो। तो बेटा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और आपको मैं समझा ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब हमारा होता है एग्जांपल फर्स्ट, H2+Cl2 गिव्स राइज टू HCl। जो ये बेटा रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एक बेटे ने पूछा कि सर ये बता दो कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे तो वहां पे फ्यूज हो गए कि अरे यार सर ने तो ये मुझे पढ़ाया ही नहीं और इसने तो मुझे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया। तो बेटा मैं उस चीज को भी लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं इस चीज को भी लिख दे रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब इन द एब्सेंस ऑफ ये सनलाइट होगा तो बेटा ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। अगले को क्लियरली आप समझा दीजिएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख रहे हैं यहां पे, एक पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ, इस तरह से लिखा जाए, सच टाइप ऑफ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रेट, सच टाइप ऑफ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट। तो बेटा जैसे मैंने बताया कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं कि ये रेट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का सेंस होता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। तो कहने का सेंस होता है कि I इक्वल टू CR। तो सर अब CR क्यों लिख दिए? तो कहने का सेंस ये जो होता है CR, तो कहने का मतलब कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन। तो यहां तक दिक्कत वाली कोई बात आने वाली नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओनली फोटोकेमिकल सेल, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता क्या है, दिस रिएक्शन ऑकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, एग्जांपल H2+Cl2 गिव्स राइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स राइज टू HCl, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट डज नॉट रिएक्ट। उसके बाद सच टाइप ऑफ रिएक्शन, जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट। ये क्या करते हैं कि लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, या ना कि लाइट को रिपेल करते हैं। ये लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, जब लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिएक्ट होगा, यदि लाइट को ये ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, I इक्वल टू C और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है बेटा, यहां तक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब बेटा रहा हूं फिर नेक्स्ट। इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द सी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो भाई टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, इफ डायरेक्ट लिख दे रहा है कि रेट इंक्रीजेज या रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं रेट इंक्रीज लिख दे रहे हैं। बेटा मैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी जो कि ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये आपका मजेदार टॉपिक है जो कि पेपर में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ठीक है बेटा, आप इसे देखो कि क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं कॉलिजन थ्योरी अब बताने जा रहा हूं कि कॉलिजन थ्योरी रियली में होता क्या है और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत लोग कॉलिजन थ्योरी पढ़ाता है लेकिन क्लियरली बता नहीं पाता है कि आखिर कॉलिजन थ्योरी होता क्या है। बोल देगा ये हुआ वो हुआ और फिर बता भी नहीं पाता। बेटा मैं आपको क्लियरली बताने जाऊंगा और ये एनसीईआरटी में भी आपका है, सीबीएसई में भी है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, लिख लो, नीट, एम्स, जेई मेन एंड एडवांस, ये लास्ट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलिजन थ्योरी से कहने से क्या होता है, कॉलिजन थ्योरी रियली में होता क्या है। इस थ्योरी का हम लोग क्या करते हैं, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू मैकेनिज्म ऑफ वेरियस रिएक्शन, इट इज बेस्ड अपॉन द फ्लोइंग पोस्टुलेट। तो कहने का सेंस होता है कि इस थ्योरी का यूज हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे करते हैं और ये बेस्ड अपॉन होता है फ्लोइंग पोस्टुलेट। तो कहने का मतलब कि कैसे हमें समझ में आएगा कि ये कॉलिजन होता है, कैसे हमें समझ में आए कि सर ये बताओ कि ये कॉलिजन होता क्या है। तो बेटा मैं आपको फ्लैशबैक पहले बता दूंगा, उसके बाद इसका डिटेल लिखवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा मैं फ्लैशबैक पहले बताने जा रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं कि बेटा मान लो कि ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ये आपस में जैसे ये कोलाइड करते हैं, ये आपस में कोलाइड किए तो इनमें क्या हुआ, कॉलिजन हो गया। तो कॉलिजन होने के ड्यू टू कॉलिजन होने के दौरान इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, कहीं एनर्जी इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का सेंस होता है कि ये इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है और इसमें क्या होता है, आपका कॉलिजन भी क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। तो कॉलिजन थ्योरी यही होता है। तो हमने बताया कि जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन होगा। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर ये कॉलिजन इफेक्टिव है या ये सर कॉलिजन अनइफेक्टिव है। तो पहले कॉलिजन के हम टू टाइप्स पहले पढ़ेंगे,
कॉलिजन में दो चीज मैं बता रहा हूं कि इम्प्रॉपर कॉलिजन और प्रॉपर कॉलिजन, जिसे इफेक्टिव कॉलिजन कहा जाता है। कॉलिजन में मैंने पहले दो टाइप पढ़ेंगे। पहले कॉलिजन के दो चीज हम पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर कॉलिजन। सेकंड आपका हो जाएगा प्रॉपर कॉलिजन और इफेक्टिव। देखो बेटा मैं समझा रहा हूं। इम्प्रॉपर कॉलिजन कहने का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर कोलाइड्स नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे कि जब ये रिएक्टेंट से कोलाइड करेंगे, जब ये कोलाइड्स करते हैं तो ये इम्प्रॉपर होते हैं, यानी कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर कॉलिजन कहने का सेंस क्या होता है कि इसमें आपका प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम इफेक्टिव कॉलिजन प्रॉपर कॉलिजन कहेंगे। इसमें डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इसमें क्या होगा कि डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इम्प्रॉपर कॉलिजन में क्या होता है कि हमारा यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्लियरली नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो इसे इम्प्रॉपर कॉलिजन कहते हैं। और जिस